इससे पहले जो हम चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी और थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी, दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, ये सब चीज़ें हैं। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वैद्युत रसायन। इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, यानी इसकी व्यवहार में जो उपयोगिता है, वो आप हम दिन रात देखते हैं। किस प्रकार से इसकी व्यवहारिक उपयोगिता है आप लोग खुद जानते हैं। वैद्युत रसायन में कि जो भी बैटरीज हैं यानी सेल्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, भले ही वो टॉर्च में यूज़ कर रहे हैं, किसी टॉय यानी खिलौने में यूज़ कर रहे हैं, या हम मोटर कार में, जीप है, कार है, ठीक है, इवन अंतरिक्ष यान जो हैं, जो आपके स्पेसशिप्स होते हैं जो आपके अंतरिक्ष में जाते हैं, उनमें भी जो बैटरीज यूज़ होती हैं, वो कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उस पर काम करते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वैद्युत रसायन को? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस चैप्टर के अंदर काफ़ी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ी यूनिट है। इसके अंदर में आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, रिडक्शन अभिक्रियाएं हैं, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण अंक निकालना है, जो आपके मेडिकल जो है इंजीनियरिंग कोचिंग वगैरह जो इसमें काम आएंगी जो चीज़ें। लेकिन मतलब काफ़ी विस्तृत चैप्टर है ये। लेकिन आज हम इसका एक कोई छोटा सा भाग हम इसका लेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, जो मूलभूत कंसेप्ट हैं इसके, उनको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कुछ कंसेप्ट लेंगे इसके, और उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ सेल्स की, जैसे कॉमर्शियल सेल्स जो होते हैं, यानी वाणिज्यिक सेल जिसको हम बोलेंगे। कॉमर्शियल सेल्स में आपके प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल ये आते हैं। तो कोशिश करेंगे कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल तक अपन पहुंच सकें, और उसमें अगर समय बचा तो दो वीडियोस भी हम देखेंगे। एक तो सबसे जो नई टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के ऊपर है। फ्यूल सेल्स को हिंदी में बोलते हैं ईंधन सेल। क्या बोलते हैं? ईंधन सेल। तो हाइड्रोजन बेस्ड जो ईंधन सेल हैं उसका एक वीडियो भी है मेरे पास, और उसका हम उसको पढ़ेंगे भी, किस प्रकार से वो काम करते हैं, और उनका जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, हाइड्रोजन ईंधन सेल्स हैं, उनका किस प्रकार से दूसरे सेल से उनको हम किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ हम वैद्युत रसायन के अंदर पढ़ने वाले हैं आज। तो वैद्युत रसायन में सबसे पहले तो हम एक चीज़, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं शुरू करता हूँ कि हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात करने वाले हैं हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। पहला जो पॉइंट, सबसे बेसिक जो टर्म मैं यूज करूंगा वो है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है यार, इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में कितने स्टूडेंट्स हैं? एक है, एक वो है, अच्छा 3-4 है। ठीक है, हम टर्म्स यूज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग फेमिलियर रहेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। मैं साइड में इंग्लिश की टर्म भी लिख रहा हूं जिससे आप लोगों को सुविधा रहे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब माना हम इसको किस प्रकार समझेंगे, होता क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मान लीजिए एक पात्र है, एक कंटेनर है, एक बीकर है। ठीक, इस बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ, इस बीकर में कोई सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके अंदर एक धातु की छड़ डिप की हुई है। किसकी छड़ है ये? धातु की छड़ डिप की हुई है। तो इसको मैं लिखता हूं धातु की छड़, या धातु की पत्ती बोल लीजिए, स्ट्रिप ऑफ द मेटल। ठीक, और ये क्या है? आपका विलयन है। अभी किस प्रकार का विलयन है? ये जो धातु जिसकी छड़ आपने इसमें डिप की है, जो मेटल आपने यूज किया है,
जो मेटल यूज किया है उसका ही सॉल्यूशन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं कॉपर की छड़ ले रहा हूं, किसकी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपर की छड़ इसमें डिप कर रखी है, तो सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक, तो अब दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज हैं, जब हम इसमें डिप कर देते हैं तो दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज हैं या संभावनाएं हैं। ठीक, क्या संभावनाएं, एक संभावना तो यह है कि इस धातु से, एक संभावना क्या है कि जो धातु है, कौन सी, कॉपर, मैं यहां लिख देता हूं, इस धातु कॉपर से आपके जो आयन है, कौन से आयन, कॉपर आयन, कहां जाएंगे, इस धातु से विलयन की तरफ जाते हैं। पहली संभावना। हम प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, संभावना, उन पर विचार कर रहे हैं। ठीक, दूसरी संभावना क्या है सब, जो विलयन है, किसका विलयन है, हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या है हमारे पास, Cu2+ और सल्फेट आयन। क्या है आपके, Cu2+ और सल्फेट आयन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सॉल्यूशन साइड से, यानी विलयन की तरफ से। ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो टोक दीजिएगा, अभी बता दीजिएगा कि सर इसको वापस से रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो भी सेल्स हैं, अलग अलग प्रकार के सेल, क्योंकि सब में ये केमिस्ट्री, ये चीज़ यूज होने वाला है। ये दूसरी जो है आपके क्या है कि जो विलयन है, इसमें से Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर और इस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दो संभावनाएं। पहली संभावना तो यह है कि जो धातु की छड़ हमने ली है वो क्या, आयन मुक्त करती है और विलयन में वो आयन चले जाते हैं। ठीक, दूसरी संभावना क्या है कि विलयन में उपस्थित जो आयन है, विलयन में उपस्थित आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और किस में चेंज हो रहे हैं, सॉलिड में, मतलब धातु में चेंज हो रहे हैं। तो कहाँ जमा हो जाएंगे, इसके चारों ओर। अगर वो जमा होते हैं तो कंडीशन नंबर सेकंड। ठीक, अब अगर इसको मैं बोलूं कि एक साइन को हटाकर मैं दूसरा साइन यहां यूज कर लेता हूं, ये जो मैं चिन्ह यूज कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम, एक साम्य इनमें बन जाता है। ठीक, एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है सब, इसमें समझने वाली बात क्या है, तो हम पहला इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर देख रहे हैं, इस साइड में क्या है, न्यूट्रल, उदासीन, और इधर क्या है, धनात्मक चार्ज। ठीक, मतलब कहने का मतलब आवेशों का क्या हो रहा है, विलगन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है। क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ऐसे ही इस वाले केस में हो रहा है, ऐसे ही इस केस में हो रहा है। तो कहने का मतलब आवेशों के अंतर के कारण या आवेशों के विलगन के कारण क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्या होगा डेवलप, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। वापस से आप समझ लीजिए, धातु की छड़ है, मैंने उसको डिप किया एक बीकर के अंदर। ठीक, अब या तो इस धातु से आयन किधर जाएंगे, विलयन की तरफ जाएंगे, या दूसरी संभावना क्या है, इस विलयन में से आयन धातु की तरफ जाएंगे। इन दोनों प्रोसेस के अंदर, इन दोनों प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, आवेशों में अंतर उत्पन्न हो रहा है। कहाँ आवेश में उत्पन्न, कहाँ से अंतर उत्पन्न हो रहा है, इस छड़ और इस विलयन में आवेश में अंतर उत्पन्न हो रहा है, डिफरेंस इन चार्ज। ठीक है, आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स, या तो धनात्मक आवेशों में या ऋणात्मक आवेश में क्या उत्पन्न हो रहा है, अंतर। और इस आवेश के अंतर के कारण एक क्या हो जाता है, इनमें विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विभव अंतर उत्पन्न हो जाता है इस आवेशों के अलगाव के कारण। आवेशों के अलगाव के कारण क्या उत्पन्न हो गया है, विभवांतर उत्पन्न हो गया है। ठीक, एक मिनट देखिए, ठीक है, आवेशों के अंतर के कारण क्या उत्पन्न हो गया है, अलगाव के कारण विभवांतर उत्पन्न हो गया है। अब हम पॉइंट पर आते हैं, हम क्या जो चीज कहना चाह रहे थे। पॉइंट यह है कि वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा
आपके जो आयंस हैं छड़ से सॉल्यूशन में आयंस जा रहे हैं, वो टेंडेंसी जो आपकी है जिसके थ्रू आपकी जो मेटल स्ट्रिप है, धातु की जो छड़ है, उससे कहाँ आयन जा रहे हैं, विलयन में जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति को, इसके कारण जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसको कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे, कौन सा विभव बोलेंगे, इसको बताइए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकरण विभव। वापस से इसको समझ लेते हैं एक बार। ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकारक विभव किसको कहेंगे। ऑक्सीकारक विभव से हमारा तात्पर्य ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी प्रक्रम इस प्रकार से है, आपकी प्रक्रिया इस प्रकार से हो रही है। अर्ध, इसको बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, या हाफ सेल रिएक्शन। अगर आपकी रिएक्शन इस प्रकार से है कि आपका जो कॉपर है, यानी कॉपर से मतलब कोई धातु की छड़, जिंक भी हो सकता है कॉपर की जगह, धातु की छड़ से जो आपके आयन है कहाँ जा रहे हैं, विलयन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ये जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो विभव, इसको क्या बोलेंगे आपके, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा प्रक्रम, दूसरी जो रिएक्शन, दूसरी जो पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है, भाई दो ही संभावनाएं, या तो धातु से विलयन में आयन जाएं अथवा विलयन से धातु की तरफ आयन जाएं। जब धातु से विलयन की तरफ आयन जाते हैं तब तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा है, जो विभव अंतर उत्पन्न हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। और जब आयन धातु से, विलयन से धातु की तरफ जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव। आ गई बात समझ में। अपचयन विभव में क्या हो रहा है, आपके विलयन साइड से आयन कहाँ जा रहे हैं, धातु की तरफ। अब वो धातु क्या है, उसको बोलते हैं छड़ है, जो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या है वो धातु, इलेक्ट्रोड। क्या है वो, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपके समझ में आ गया। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रॉनों का जाना या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। ठीक है, इसके कारण से जो विभव अंतर उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अब मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, यानी ऑक्सीकरण विभव क्या है और अपचयन विभव क्या है। अपचयन विभव से तात्पर्य हमारा है कि जब हम सॉल्यूशन साइड से, यानी विलयन की तरफ से जब आयन इलेक्ट्रोड पर आकर जमा हो जाते हैं, तो इस जो विभवांतर में आवेशों के अंतर के कारण जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, इसको ही बोलेंगे अपचयन विभव। क्या बोलेंगे इसको, अपचयन विभव। तो ये पहला पॉइंट था हमारा, इलेक्ट्रोड विभव, जिसके अंदर दो चीजें थी, एक तो ऑक्सीकरण विभव और दूसरा था अपचयन विभव। ठीक, क्लियर। तो ये दोनों चीजें हमने, हाँ हाँ, कैसे होगा डिफरेंस। चलो देखो, ये कॉपर है, ठीक है, मेटल स्ट्रिप है कोई, क्या है, मेटल स्ट्रिप है। जो मेटल स्ट्रिप है इसमें से क्या हो रहा है, आपके Cu2 प्लस आइंस निकल रहे हैं। तो क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज में कमी तो आई, इसके अंदर आई नहीं आई, आई नहीं आई, तो चेंज हुआ नहीं हुआ भाई, आवेशों में अंतर तो उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से इसके अंदर है, तो सेम है। हाँ, टोटल तो न्यूट्रल रहता है, टोटल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, देखो ऐसा है, बैठिए, देखिए विभवांतर वाली जो बात आ रही है, अभी क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोड या कोई भी जो सेल है, ध्यान देंगे आप, कोई भी सेल सिंगल इलेक्ट्रोड से नहीं बनता। उसमें क्या होता है, आपके दोनों होते हैं, एक तरफ आपका अपचयन करने वाला इलेक्ट्रोड होगा और एक ऑक्सीकारक वाला। जब दोनों को आप मिलाएंगे तभी वो परिपथ पूरा होगा और तभी आपकी जो रिएक्शन है वो संपन्न होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल इलेक्ट्रोड से आपने अपने सेल बना लिया, हाफ सेल से कंप्लीट सेल नहीं बनेगा। उसके लिए दोनों इलेक्ट्रोड्स के दोनों जो सेल्स हैं उनका होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, दूसरी जो बात है वो है आपके रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या है आपकी, रेडॉक्स अभिक्रियाएं।
रेडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश में REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब रेडॉक्स से क्या तात्पर्य है, आप लोग सब पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों से पूछेंगे हम, जिस ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण दोनों होता हो, वो आपके रिडॉक्स से, RE से मतलब रिडक्शन और OX से मतलब ऑक्सीडेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सभी विद्यार्थियों को यहाँ पता है कि इस रेडॉक्स से क्या तात्पर्य है, यानी उपचयन यानी ऑक्सीकरण, और दूसरा अपचयन। अपचयन से क्या तात्पर्य है, इंग्लिश में रिडक्शन, और इसमें ऑक्सीडेशन। ये दोनों प्रोसेस हो। ठीक, अब ये दो प्रकार का होता है, ये जो प्रोसेस है आपका, जो रेडॉक्स प्रोसेस है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस और एक होती है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस। ये लिख लिया आप लोगों ने, रेडॉक्स रिएक्शंस, और इधर बोर्ड का यूज कर लेते हैं हम। पहला है इसमें डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये वाला, हाँ वही बता रहा हूं मैं आपको। अपना कोई भी सिद्धांत है या कुछ भी लेंगे, उसमें सब में एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर समझिए। सब में एक एक उदाहरण तो लेंगे ही, कम से कम दो भी ले सकते हैं। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, अब क्या है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से तात्पर्य, एक पात्र है, मान लीजिए ये, और इसमें ये जो सॉल्यूशन है ये आपका है कॉपर सल्फेट। कैसा विलेन है, नीला विलेन है। कैसा है कॉपर सल्फेट का, ठीक, और इसमें क्या डिप है साहब, इसके अंदर जिंक रॉड, यानी जिंक की छड़ हमने इसमें डिप कर रखी है। इसमें जिंक की छड़ डिप कर रही है। तो क्या अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया जो हो रही है वो ये है कि हम देखते हैं कि जैसे हमने इसमें डिप किया, आपका वापस सभी लोग ध्यान देंगे अगर चित्र बना लिया है तो, कि एक कॉपर सल्फेट लिया हमने, कॉपर सल्फेट का विलेन लिया एक बीकर के अंदर। कॉपर सल्फेट का जो विलेन है नीले कलर का है आपका, नीले कलर का आपका विलेन है, और उसमें हमने जिंक रॉड डिप कर दी है। ठीक है, अभिक्रिया प्रारंभ हो गई। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि ये जो आपकी जो जिंक रॉड है, ये आपकी जिंक रॉड है, ये क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। गल मतलब इसका, जैसे ये, इसको मैं दूसरे तरीके से बनाऊं, इस तरीके से इसकी क्या हो जाता है, इसमें से कुछ पार्ट क्या होता है सॉल्यूशन साइड में विलेन की तरफ चला जाता है। ठीक, कुछ समय पश्चात हम ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को, ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, आप देखिए। एक तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास और एक जिंक की रॉड है। तो जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, जिंक एक तो अभिक्रिया ये हो रही है, एक अभिक्रिया हो रही है ये। ठीक है, और दूसरी जो अभिक्रिया है, दूसरी बताइए क्या अभिक्रिया होगी, कॉपर सल्फेट है आपका एक्वस में, सॉल्यूशन बनाए,
Cu2 प्लस, ठीक। एक अभिक्रिया ये है इसके अंदर और दूसरी अभिक्रिया ये है। अब बताइए फेड क्यों हुआ कलर? जो कॉपर सल्फेट का जो रंग है नीला रंग, हम कुछ समय पश्चात देखते हैं जिंक की रॉड क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, उसका कुछ पार्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, विलेन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। और जो आपका क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो क्या होता है, फेड हो जाता है, यानी हल्का नीले में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? हल्के नीले में चेंज हो जाता है। ये कुछ समय मतलब पश्चात कॉपर का अवक्षेप, कॉपर अवक्षेप नीचे आ जाता है। अब कुल अभिक्रिया जो टोटल रिएक्शन हो रही है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। टोटल रिएक्शन जो है ZnS, जिंक क्या है सॉलिड फॉर्म में, प्लस Cu2 प्लस एक्वस, Zn+2 एक्वस फॉर्म में आ गया, Cu किस फॉर्म में सॉलिड, और SO4 ट्वाइस माइनस एक्वस फॉर्म में। सभी लोगों को दिख रहा है ये? मैं ये अभिक्रिया ऐसा करता हूँ, इस वाले बोर्ड पर लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें साफ आने नज़र नहीं आ रही है, दूर जो ROTs पर जो बच्चे बैठे होंगे तो कोशिश करता हूँ। ब्लैक, हेलो, हाँ बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या नाम है आपका? परवीन, समरीन, ठीक है अभी बता रहे हैं। देखिए अभी ये कॉल आया है, गंगापोल स्कूल है जयपुर के अंदर, उन्होंने कहा कि साहब ये वापस से समझा दीजिए। मैं वापस से इसको रिपीट ही कर रहा हूँ। तो जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं, जो ROT टर्मिनल्स पर बैठे हैं, वो भी ध्यान से देंगे कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस। कौन सी अभिक्रिया है हमारी ये? डायरेक्ट का तात्पर्य सीधा, तो सीधी जो अभिक्रियाएं है कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन की, उसका हमने एक उदाहरण लिया है। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि हमने एक पात्र लिया है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है नीला। क्या भरा हुआ है? कॉपर सल्फेट का नीला विलयन, और उसके अंदर हमने एक जिंक छड़ डाल दी है। कॉपर सल्फेट के पात्र उसमें क्या है, नीला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा है और उसमें जिंक छड़ डाली है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो जिंक छड़ है वो नीचे से क्या होती है, थोड़ी थोड़ी पतली हो जाती है। तो और वो जिंक छड़ क्या होती है, पतली हो जाती है। और दूसरी जो चीज हम जो इसमें देखते हैं इस अभिक्रिया में, कि जो कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है, कौन सा, कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है वो क्या होता है, हल्का, उसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। गहरे नीले से क्या होता है, हल्के नीले में, इंग्लिश में बोलेंगे उसका कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो अब इसमें कौन सी ऐसी अभिक्रिया हुई जिसके द्वारा ये जो परिवर्तन हम जो देख रहे हैं ये संभव हुए, तो वो अभिक्रिया मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ब्लैक पेन से मैं लिख देता हूँ जिससे ढंग से दिखेगा। जिंक क्या है आपका, सॉलिड, तो ये क्या है आपका, जिंक की छड़। कौन सा विलयन है हमारा, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, जलीय कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो Cu2 प्लस, और ये ब्रैकेट में मैं जो AQ लिखता हूं ये ध्यान देंगे, AQ लिखा हुआ है मैंने ये ब्रैकेट के अंदर, इससे तात्पर्य जलीय माध्यम है,
इससे क्या तात्पर्य है? जलीय माध्यम। प्लस सल्फेट आयन AQ, इसका मतलब वापस जलीय माध्यम। अब ये जो अभिक्रिया हुई इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? Zn+2 प्लस आयन बने। कैसा माध्यम में चले गए? जलीय माध्यम में। तो जो जिंक की जो रॉड है उसका क्षरण हुआ है, जो जिंक की रॉड का क्या हुआ है? क्षरण हुआ है। क्षरण से तात्पर्य ये जो रॉड थी, जिंक की जो मोटी रॉड थी, ये क्या हुआ? नीचे से इस तरीके से पतली हो गई है रॉड, इसका क्षरण हुआ, डिग्रेडेशन हो गया है। तो ये जिंक क्यों हुआ क्षरण? क्योंकि जिंक क्षण से जो आपके जो जिंक आयन थे वो विलयन में Zn2+ के रूप में चले गए। ठीक, Zn2+ में चले गए। दूसरा, जो Cu जो कॉपर आयन थे, Cu कॉपर कौन से? Cu2+ आयन थे। वापस देखेंगे Cu2+ आयन थे, ये किस में चेंज हो गए? कॉपर ठोस के अंदर। अब किस प्रकार से चेंज हुए? मैं अभिक्रियाएं लिख देता हूं नीचे अलग से। तो जो Cu2+ एक्वस है, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और किसमें चेंज हो गया? Cu सॉलिड के अंदर चेंज हो गया। यह अभिक्रिया देखेंगे Cu2+ जलीय माध्यम में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें चेंज हो रहा है? कॉपर सॉलिड ठोस रूप में चेंज हो जाता है। तो ये जो मैंने चित्र बनाया था जिसके अंदर नीचे कॉपर अवक्षेप जो मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो ये क्या है? Cu सॉलिड रूप में हमको नीचे बैठ जाता है, प्राप्त होता है। तो ये अपने इस अभिक्रिया के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा आप ये कौन से आयन है? सल्फेट आयन, जलीय माध्यम। तो कहने का मतलब संपूर्ण अभिक्रिया, डायरेक्ट जो अभिक्रिया हुई है, ये अभिक्रिया क्या है? आपकी डायरेक्ट है। ये कैसी रिएक्शन है? आपकी डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। वापस से हम इसको रिपीट करते हैं, एक बार मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं, जो बच्चे अभी नहीं समझ पाए वापस से इसको ध्यान देंगे। हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो पहला जो उसका टाइप है, जो उसका पहला प्रकार है, वो है आपका डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट से तात्पर्य मतलब सीधा, जिसके अंदर आपकी जो रॉड है, धातु की जो छड़ है, वो सीधे विलयन के संपर्क में है। ठीक है, तो ये जो हमने इसके अंदर कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, जो कि किसका कलर होता है? उसका नीला कलर होता है। उसमें जिंक रॉड डिप की हुई है, जिंक रॉड डुबोई हुई है हमने। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं जिंक रॉड हल्की हो गई है, क्या हो गया? पतली हो गई है, नीचे से थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका गल गया है, और जो तली में विलयन के जो पात्र है, जो उसकी तली में कॉपर का अवक्षेप जमा हो गया है। तो ये सब परिवर्तन क्यों हुए? इसके पीछे कौन सी अभिक्रियाएं उत्तरदायी हैं? तो इसके लिए मुख्यतः 2 प्रकार की अभिक्रियाएं इसमें हो रही है। एक तो जिंक से, जिंक छड़ से, जिंक आयन तो कहां आ गए? विलयन में आ गए। ध्यान देंगे, जिंक छड़ से जिंक आयन कहां गए? विलयन में आ गए। दूसरा, जो विलयन में उपस्थित Cu2+ आयन थे, कौन से? विलयन में उपस्थित Cu2+ आयन थे। आज वो नहीं, स्टिक नहीं है क्या? नहीं, स्टिक, हाँ। चलिए, जो विलयन में जो Cu2+ आयन थे, वो क्या हुआ? Cu2+ आयन किसमें कन्वर्ट हो गए? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu सॉलिड के अंदर चेंज हो गए। तो ये ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, 2 अभिक्रियाएं हुई हैं। अब मैं आप में से पूछता हूं वो 2 अभिक्रियाएं कौन सी हुई हैं, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप पे कितनी ये चीज क्लियर हो पाई है। आप बताएं बेटा। ये बेटी बताएगी, क्या नाम है आपके? वो साइड में बैठी है जो, हाँ हाँ, पहले तो अपना नाम बताएं आप। निकिता। निकिता बताइए, इसमें कौन सी 2 अभिक्रियाएं हो रही हैं? एक अपचयन अभिक्रिया हो रही है, गुड, वेरी गुड। और दूसरी उपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। अच्छा, अपचयन वाली अभिक्रिया कौन सी है बताएंगे आप? अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, है ना? तो कौन सी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं? वापस से देखिए आप। कौन सी? कॉपर वाली जो अभिक्रिया है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन विलयन से ग्रहण किए जा रहे हैं और Cu
सॉलिड में चेंज हो रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी? अपचयन। बैठिए। और ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया ये बताएगी। वेरी गुड, बैठिए। हेलो, मैं वापस से यहाँ लिख देता हूं। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है? अपचयन। कॉपर का अवक्षेप कैसे आया? अच्छा, कहां से बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, बता रहा हूं मैं। देखिए, अभी ये जोधपुर से एक बच्चे ने प्रश्न किया है कि साहब एक कॉपर का अवक्षेप किस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो मैं अभी बता देता हूं उसको भी, इससे पहले हम हमारी अभिक्रिया पूर्ण कर लें। दूसरी जो अभिक्रिया है ऑक्सीकरण वाली, कौन सी अभिक्रिया? ये कौन सी है? ऑक्सीकरण। अब देखिए, ये दोनों अभिक्रियाएं इसके अंदर हो रही हैं, ठीक। और ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये तो ब्लैक से लिखा है, उसको मैं रिपीट कर दूं। देखिए, अब सभी लोगों को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो ऊपर वाली जो अभिक्रिया क्या है? अपचयन। अभी जो जोधपुर से जिस छात्र ने प्रश्न किया था उसका सवाल ये था कि साहब ये कॉपर का जो आपने जो चित्र बनाया है, इसके अंदर जो कॉपर का अवक्षेप लिखा है नीचे, ये कैसे आ गया? यह अवक्षेप किस प्रकार से प्राप्त हुआ? कृपया ऐसे आप बताएं दोबारा। तो उसका सवाल का जवाब यह है कि जो हमारे जो विलयन है, विलयन किसका है? हमारा कॉपर सल्फेट का। ध्यान देंगे, वो जो छात्र दूर बैठा है वो भी सुने रहा होगा कि कॉपर सल्फेट का हमारा जो विलयन है उसमें कौन से आयन्स होते हैं? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें दो आयन है, एक तो Cu2+ आयन है और दूसरा है सल्फेट आयन। तो जब ये अभिक्रिया होती है तो ये जो Cu2+ आयन है, कौन से? Cu2+ आयन जो जलीय माध्यम में उपस्थित हैं, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें? कॉपर ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ये जो आपका जो पार्ट है, जिसको मैंने गोला किया है, ये जो पार्ट है ये क्या है? अवक्षेप के रूप में पात्र की तली के अंदर जमा हो जाता है। और ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी? अपचयन अभिक्रिया है। और नीचे वाली जो मैंने अभिक्रिया लिखी जिसके अंदर जिंक छड़, ये कहां से है? मैं इसमें लिख देता हूं, छड़ से। ये जिंक छड़ है किसमें? आयनों में। ये आयन कहां जा रहे हैं? विलयन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी आपकी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ध्यान देंगे, ये जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में केमिकल एनर्जी से यानी रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अभिक्रिया कैसी है? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी। यानी इसमें रासायनिक ऊर्जा से कैसी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? ऊष्मा ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है, यहां में क्या प्राप्त हो रहा है? ऊष्मा ऊर्जा। ध्यान देंगे। तो ये इस अभिक्रिया की विशेषता है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस की एक आपका उदाहरण ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट। वेरी गुड, बैठिए, शाबाश, बैठिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है, अब अभिषेक ने एक क्वेश्चन किया साहब कि इसमें जिंक जो रॉड है, ये जो जिंक रॉड है ये जो गल रही है, तो अभिषेक का क्वेश्चन ये है कि ये कॉपर अवक्षेप की जगह जिंक अवक्षेप भी आ सकता था, एक इस बात की संभावना है। ठीक है, बात सही है, ये हो सकता था। लेकिन हम जब ये चैप्टर पढ़ते हैं, विद्युत रासायनिक जो चैप्टर है उसके अंदर, विद्युत रसायन जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे एक विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसका नाम है। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी आगे आता, लेकिन उन्होंने पहले ही सवाल पूछ लिया इसलिए मैं बता देता हूँ इस चीज़ को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सभी तत्व हैं वो उनके अपचयन विभव के क्या होता है, जो उनके अपचयन विभव हैं उसके आपके ऋणात्मक से लेकर धनात्मक की ओर जाते हुए उस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो उसके द्वारा ये निर्धारित होता है कि कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील होगा या कौन सा तत्व कम होगा, या दो तत्व हैं
उसमें किस पर तो अपचयन होगा और किसका ऑक्सीकरण होगा। आपकी बात आ रही है? तो ये सभी चीजें किससे संबंधित हैं कि किसका अवक्षेप बनेगा या किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। इसका निर्धारण कहां से होगा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में उस तत्व की स्थिति से, उस तत्व के अपचयन विभव से उसका निर्धारण होगा। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। जो हमारे वैद्युत रसायन जो चैप्टर है उसमें आपकी 11वीं में या 12वीं में ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी दी हुई है, जिसमें सबसे ऊपर जो तत्व दे रखा है लिथियम का दे रखा है, और जो सबसे नीचे फ्लोरीन का जो दे रखा है, लिथियम का मोस्ट नेगेटिव यानी सर्वाधिक ऋणात्मक अपचयन विभव होता है और फ्लोरीन का सर्वाधिक धनात्मक अपचयन विभव होता है। तो हम उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक, अभी जो मेरा तात्पर्य है आपको समझाने का, जो मूलभूत या बेसिक जो कंसेप्ट है वो चीज क्लियर हो जाए आपके, फिर हम आएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी को भी हम डिस्कस करेंगे और उसके अनुप्रयोग क्या हैं वो भी हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से अभिषेक आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका क्या कारण है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है कि किसका अवक्षेप नहीं बनेगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में उस तत्व की स्थिति, उस तत्व का अपचयन विभव। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जो हमने अभिक्रिया लिखी है, यहां आप देखेंगे कुल अभिक्रिया, टोटल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो हमने लिख ली। अगर ये एग्जाम में दूसरे तरीके से भी लिखी जा सकती है कि दोनों तरफ जो कॉमन आयन्स है उनको हटा दीजिए आप। तो दोनों तरफ कॉमन आयन देख लें, कोई कॉमन आयन है क्या इसके अंदर? सल्फेट है। अभिक्रिया ये, यानी अभिक्रिया क्या हो गई? कुल जो अभिक्रिया है, टोटल रिएक्शन हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड फॉर्म में, ठोस रूप में, कॉपर जलीय माध्यम में, किसमें परिवर्तित हो रहा है? जिंक किसमें हो रहा है? जलीय में। चल, यानी जिंक ठोस से जलीय माध्यम में आयनों के रूप में उपस्थित है, जबकि जलीय माध्यम में उपस्थित Cu2+ आयन किसमें चेंज हो गए? Cu सॉलिड, जो कि अवक्षेप के रूप में उस पात्र के तल पर हमको नजर आ रहा है। ठीक, ये चीज क्लियर है हमारे, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, चलिए देखिए, आयनों के आदान प्रदान इसने जो क्वेश्चन किया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अब आयंस कैसे आएंगे? आयंस आपको ध्यान होना चाहिए, उसके लिए क्या होता है, हम एक टर्म यूज करते हैं संगलित अवस्था। या तो किस जो आयंस का जो मूवमेंट है, जो आयन का जो मूवमेंट है, या तो क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा, द्रव्य अवस्था में, या संगलित अवस्था के अंदर होगा। तो उसमें अगर मॉइस्चर का प्रेजेंस है, किसका प्रेजेंस है? मॉइस्चर का, तो उसमें आयंस को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आयंस का मूवमेंट कितना है, डिपेंड करता है आयंस का मूवमेंट कितना है। एक हो सकता है, मैं नेक्स्ट टाइम मेरी जब क्लास होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि नींबू के अंदर, नींबू आप लोगों ने शायद उसका मेरे ख्याल स्कूल में पढ़ा होगा या प्रयोगों के दौरान देखा भी होगा, कोई साइंस फेयर में आप गए होंगे, तो उससे भी क्या होता है, जो एलईडी लाइट होती है, वो छोटी सी एक एलईडी लाइट होती है, उस नींबू से उसको जला सकते हैं। आलू में देखिए वो तो रहा एसिड, ठीक है। अब आलू क्या है? बेसिकली आलू क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आलू क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अभी इसके बारे में अब उसमें आयंस कितने हैं, उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक अलग विषय, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है आपका इनडायरेक्ट या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, हमारे इनडायरेक्ट रिएक्शंस, इनडायरेक्ट रेडॉक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए? इनडायरेक्ट को बताएं। हाँ, इनडायरेक्ट से देखिए उसका सही मीनिंग बताइए। अप्रत्यक्ष। वेरी गुड। ऐसे नहीं होता है। देखिए हिंदी में जो हम टर्म्स, साइंस की जो टर्म्स हैं, कम से कम उनका सही प्रयोग किया जाना चाहिए। घुमा फिरा के अभिक्रिया, ये नहीं। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, इसके साथ जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो ये भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल
अब ये जो चीज़ है जो मैंने लिखा है, आप प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन से आप पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से। और ये जो अभिक्रिया होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि आपकी कैसी अभिक्रिया होंगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी? हमारे जो सीधी जो हम प्रत्यक्ष जो रेडॉक्स अभिक्रिया हमने पढ़ी है उसके अंदर भी क्या है, आपकी अभिक्रिया क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लेकिन वहाँ रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या मिल रही थी, ऊष्मा ऊर्जा मिल रही थी। क्या मिल रही थी? ऊष्मा ऊर्जा। लेकिन यहाँ क्या होगा, अभिक्रिया तो रासायनिक यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया उस अभिक्रिया से अलग है। आपकी बातें कोई नहीं करेगा भाई, पीछे सब ध्यान से सुनिए और समझिए इसको, और कोशिश करिए ये चित्र आप साथ ही साथ बना लें, जिससे अपन जो बाकी का जो समय बचेगा उसको समझने में इसका प्रयोग करेंगे। ये जो दो बीकर हैं इसके अंदर, पहले वाला जो बाईं तरफ वाला बीकर है उसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसी प्रकार से दाईं ओर जो बीकर है उसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। ठीक, मेरे ख्याल से नीला पेन, ब्लू ब्लू थोड़ा इनको स्पेसिफाई हो जाती है। मेरे पास ही था, नहीं है। तो देखेंगे साहब, जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है बाईं तरफ 1 मोलर। ये क्या है आपका? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और ये जिंक छड़ है। कौन सी छड़ है? जिंक छड़ है। और ये छड़ है आपकी कॉपर की छड़। जिंक छड़ है एक, और एक है आपकी कॉपर की छड़। अब देखिए, ये हमारे पास 2 पात्र हैं, एक में जिंक सल्फेट विलयन भरा हुआ है, एक में कॉपर सल्फेट विलयन भरा हुआ है। ठीक, और बीच में इनको मैंने जिंक छड़ डूबा हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और एक है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का छड़ है, डिप है। तो क्या यहाँ जो सेल अभिक्रिया है, 2 अर्ध सेल है हमारे पास। क्या है आपके? 2 अर्ध सेल। ठीक है, दोनों छड़ डूबी हुई हैं अपने अपने 1 मोलर सॉल्यूशन में, और दोनों को मैंने वोल्ट मीटर के माध्यम से कनेक्ट कर रखा है। तो क्या करंट प्राप्त होगा वोल्ट मीटर में? क्या वोल्ट मीटर करंट का सिग्नल देगा? चलिए और बताएं। नहीं देगा, वेरी गुड, अच्छी बात है, नहीं देगा। लेकिन क्यों नहीं देगा, वो भी कारण आप बताएंगे। मैं अभी 1 मिनट आएंगे, हम धीरे धीरे स्टेप। वापस से देख लीजिए, हमारा क्या है, आपका 2 बीकर हैं, एक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है 1 मोलर, दूसरे में क्या है आपका 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक, दोनों को क्या किया, हम दोनों छड़ों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, सभी लोगों की ये राय है कि इसमें कोई जो आपका सिग्नल है या करंट है वो नहीं आएगा, फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो कौन बताएगा उसका रीजन? कौन बताएगा? ब्लू शर्ट आपके साइड वाले, वो बताएं। हाँ, नहीं पता, चलिए आप बताइए, नाम बताइए पहले तो अपना। अतुल, हाँ अतुल बताइए। परिपथ पूर्ण नहीं है। ठीक है, इन्होंने बताया कि परिपथ पूर्ण नहीं होने के कारण इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा। किस कारण से परिपथ पूर्ण नहीं है? बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं परंतु आंतरिक रूप से जुड़े हुए नहीं। शाबाश, अतुल ने बिल्कुल सही बताया कि बाह्य रूप से जुड़े हैं लेकिन आंतरिक रूप से जुड़े हुए नहीं। तब हम क्या ऐसी युक्ति करेंगे या क्या ऐसा कुछ प्रबंध करेंगे जिससे आंतरिक रूप से जुड़ जाएं? तो ये बताएंगी। हाँ बताइए, आप बताइए, आपका क्या नाम है? सरिता बताएगी कि ऐसी कौन सी हम डिवाइस यूज करेंगे जिससे आंतरिक रूप से इंटरनली भी कनेक्ट हो जाएं।
बताइए। लवण सेतु से, वेरी गुड, शाबाश। तो सरिता ने बिल्कुल सही बताया है कि हम एक लवण सेतु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करने वाले हैं हम? लवण सेतु का। तो ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो डिवाइस है, हमारी विद्युत रासायनिक युक्ति है, वो उसका परिपथ जब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक हम एक लवण सेतु का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? लवण सेतु का, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं? एक लवण सेतु का प्रयोग करेंगे। हमने क्या किया? एक लवण सेतु का ये डायग्राम सब साथ के साथ बना के चलेंगे। एक लवण सेतु है, सॉल्ट ब्रिज जिसको बोलते हैं। अब हमने इसको क्या किया? एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया आपस में। दोनों जो सॉल्यूशंस हैं, अब दोनों सॉल्यूशंस क्या है आपके? एक सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट हो गए। सॉल्ट ब्रिज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लवण सेतु। सेतु का मतलब ब्रिज, ठीक है, किन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने वाला ब्रिज। अब उसमें सॉल्ट कैसा लेंगे? तो ये उसमें सॉल्ट ऐसा लेंगे, सॉल्ट से मतलब लवण, लवण में एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। तो हम एक ऐसा लवण लेंगे कि जिसमें धनायन एवं ऋणायन के अभिगमनांक संख्या है वो समान हो। अभिगमनांक संख्या या अभिगमनांक को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर। यानी जितनी स्पीड से पॉजिटिव आयन इधर जाएं, उतनी स्पीड से आपके नेगेटिव आयन उस तरफ जाए। अगर हम इसको रफ लैंग्वेज में समझें तो जो इनकी स्पीड है दोनों तरफ जाने की, एक तरफ पॉजिटिव आयन जाएंगे और एक तरफ नेगेटिव आयन जाएंगे, वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। आ रही है बात आपके समझ में? तो आपके जो ये सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है? क्लोराइड आयन तो इधर गमन करेंगे और पोटेशियम आयन जो है आपके वो इधर गमन करेंगे। ठीक, आ रही है बात समझ में आपके? क्लियर ये चीज? बाईं ओर होने वाले अर्ध सेल में जो अभिक्रियाएं हैं, कौन सी? बाईं ओर। इधर इसके नीचे मैं अभिक्रिया लिख देता हूं, आप समझ लीजिए। जिंक, किसमें चेंज हो रहा है? Zn2 प्लस एक्वस प्लस ये अभिक्रिया। बाएं सेल की जो अर्ध सेल अभिक्रिया है वो मैंने किधर लिख दिया है? उस सेल के नीचे लिख दी है। इसी प्रकार से दाईं ओर की जो अभिक्रिया है वो मैं यहां लिख रहा हूं। सभी लोग अपनी कॉपीज में ये नोट कर लीजिए। ये दाईं ओर की अभिक्रिया हो गई। सभी लोग लिख चुके हैं। बाईं ओर की जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया कौन सी, किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैं जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा। ये बाईं ओर जो मैंने अभिक्रियाएं लिखी हैं, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। अभी जो हैंड रेज कर रहे हैं उनके लिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। ये जो बाईं ओर अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताएंगे पीछे से। आपके पीछे जो बैठे हैं उनको बोलो, आपसे चश्मे आपके पीछे वाले। हाँ, खड़े हुए। क्या नाम है आपका? नीली, अनिल, सॉरी अनिल। देखिए इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अनिल बताएगा भाई कि ये जो अभिक्रिया है बाईं ओर, ये जो अर्ध सेल है, अर्ध सेल से मतलब आधा सेल, तो ये जो मैंने अभिक्रिया लिखी है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है या अपचयन है? ये अपचयन अभिक्रिया है, ये बता रहे हैं। देखिए अपचयन बताया आपने, और ठीक है, ये ऑक्सीकरण है। आपको समझ में आया था अपचयन अभिक्रिया कौन सी है और ऑक्सीकरण कौन सी है? चलिए बैठिए अनिल, अनिल बैठ जाओ। ये बताइए पीछे, आप बताइए। हाँ हाँ, नाम बताएंगे पहले अपना। आप नहीं, आप बैठिए, वो आप सबसे पीछे। हाँ, विजय, विजय बताइए ये अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण है या अपचयन है? ऑक्सीकरण है। अच्छा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं? उनको बताने दीजिए। इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। सही बताया, बैठिए। तो ध्यान देंगे अनिल, आप ध्यान दीजिए इस चीज को कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। देखिए आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे जो आरओटी टर्मिनल्स पर दूर बैठे हुए हैं, वो अपना ध्यान बिल्कुल यहाँ कंसंट्रेट करें, क्योंकि आपका जो समय बड़ा कीमती है। ऐसा नहीं आकर सिर्फ यहाँ नोट कर रहे हैं, इनको समझने की कोशिश भी करें। तो ये जो अभिक्रिया किस प्रकार की, जो मैंने बाईं ओर जो अभिक्रिया लिखी है, लेफ्ट साइड में जो रिएक्शन लिखी है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और जो दाईं ओर जो मैंने अभिक्रिया लिखी है, वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। और जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन। तो दोनों अर्धशैल अभिक्रियाएं हमारे पास हैं। ठीक, अब हम टोटल रिएक्शन लिख सकते हैं, कुल सेल अभिक्रिया। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये वाली लेफ्ट साइड वाली अभिक्रिया और राइट हैंड साइड वाली, तो नेट रिएक्शन लिखेंगे हम। लिखिए सब, नेट रिएक्शन लिखिए, कुल अभिक्रिया, हाँ ऊपर ही लिखेंगे, बड़ा एक दिक्कत है यार। मैं इधर आपके जो लेफ्ट साइड वाला जो बोर्ड है इसमें लिख देता हूं मैं, कुल सेल अभिक्रिया। कुल सेल अभिक्रिया, तो ZnS प्लस Cu2 प्लस जो लेफ्ट साइड वाली चीज है वो लेफ्ट में लिख लीजिए, और जो राइट में है वो राइट में लिख दीजिए। और जो कॉमन चीज है उनको हटा दीजिए। ठीक है, ये नेट सेल अभिक्रिया हो गई आपकी। तो ये कॉमन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों साइड में, उनको मैंने, तो ये नेट सेल अभिक्रिया हो गई आपकी। क्लियर हो गया यहाँ पर, नेट सेल अभिक्रिया सभी लोगों ने नोट कर ली। तो ये पूर्ण आपकी अभिक्रिया हो गई, सेल अभिक्रिया हो गई। अब मेरा सवाल जो है वो समझने की दृष्टि से बड़ा ज़रूरी है कि जो सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है, इसका प्रयोग हमने किया है। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सब इंटरनल जो सर्किट है, दोनों जो सॉल्यूशन है, जो आपका लवण सेतु है, वो दोनों विलयनों को क्या करता है, आपस में संपर्क में करता है। ठीक है, परिपथ पूर्ण करता है। तो किस प्रकार से करता है और इसका क्या भूमिका है, इसकी क्या भूमिका है वो बताएंगे। चलिए नाम बताइए पहले अपना। कृष्ण बताएंगे कि एक जो आपका लवण सेतु है किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर अपन इसको और आगे अच्छे से बताएंगे। ये बता रहे हैं, देखिए कृष्ण बता रहे हैं कि जिंक सल्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक सल्फेट जो है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो जिंक सल्फेट है ये किस में है, जिंक 2+ और सल्फेट आयन में। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इधर ऋणात्मक मान बढ़ रहा है, नहीं ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आधिक्य हो रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया नेगेटिव। अच्छा, इनका कहना है, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कुमार जी, कि लवण सेतु के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, देखिए लवण सेतु की जो भूमिका है, जैसे कृष्ण कुमार बता बिल्कुल सही रहा है, सही बताया है ये सब चीज़ें। लवण सेतु की जो भूमिका है वो है आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने की, विद्युत उदासीनता बनाए रखने की है। ठीक है, विद्युत रूप से उदासीनता बनाए रखने की इसकी भूमिका होती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान तो एक्सटर्नल सर्किट से होता है, जहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है और जो वोल्टमीटर में जो सिग्नल आएगा।
ना कि लवण सेतु से। वो लवण सेतु वो तो अपने आयन दे रहा है इलेक्ट्रॉन के, आप उसको सही तरीके से बताइए। आयन आयन दे रहा है। गुड, वेरी गुड, बैठिए। और कौन बताना चाहेगा इस तरफ से, राइट हैंड साइड में कोई और बताना, जैसा भी आप बताना चाहें। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कृष्ण ने। आप में से कोई बताना चाहे, इधर से कोई, गर्ल्स में से कोई, आगे से, वो बताए, अतुल बताएगा। चलिए। हाँ, ठीक है, लेकिन लवण, मैं पूछा हूँ लवण सेतु की, जैसे हमारा KCl का है लवण सेतु, पोटेशियम क्लोराइड का है। चलिए बैठिए। नहीं, बात उन्होंने सही कही, साम्य अवस्था, आवेश समान रहें, विद्युत रूप से उदासीन रहें। देखिए होता क्या है, समझिए आप, जैसे जिंक सल्फेट है, क्या है हमारे पास, जिंक सल्फेट। अब जो अभिक्रिया हो रही है हमारी, बाएं सेल अभिक्रिया हो रही है, देखिए लेफ्ट साइड में जो अभिक्रिया हो रही है उसको देखिए आप जरा। अभिक्रिया हो रही है, जिंक जो सॉलिड है, यानी जो छड़ है, इलेक्ट्रोड है, वो किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2+ आयंस। किस में चेंज हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे कौन से, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर नेगेटिव, मैंने दिखा दिया, आधिक्य। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी एनोड, एनोड क्या है हमारा, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहां हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहां हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। ठीक, अब क्या हुआ, विलयन के अंदर क्या हो रहा है, जिंक आयंस की अधिकता हो रही है। क्या हो रहा है, जिंक आयंस की क्या हो रही है, समझ रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉन तो यहां से जा रहे हैं बाह्य परिपथ से, एनोड से कैथोड की तरफ, लेकिन विलयन में क्या हुआ, जिंक आयनों की अधिकता हो रही है। अब जब जिंक आयनों की ज्यादा अधिकता हो जाएगी तो क्या वो ऋणात्मक आवेश को जाने देंगे, क्या वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे। आ रही है आपके बात समझ में, समझाना चाह रहा हूं, वापस से समझिए इस चीज को। जो अभिक्रिया हो रही है बाईं ओर आप देखेंगे, उसमें क्या हो रहा है, विलयन में जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड से किधर जा रहे हैं, कैथोड की तरफ, लेकिन विलयन में जिंक आयनों की अधिकता उत्पन्न हो गई है। अब ये जब जिंक आयनों की अधिकता उत्पन्न हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इस कारण से क्या होगा, ये जो धनात्मक आयनों की अधिकता उत्पन्न हो गई है, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, उदासीन करना पड़ेगा। तो धनात्मक आयनों को उदासीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे ऋणात्मक आयन इधर डालने पड़ेंगे जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लें। ठीक है, तो वो ऋणात्मक आयन कहां से आएंगे, वो लवण सेतु से आएंगे। आ रही है बात समझ में। तो जिंक आयनों का जो धनावेश है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए बाएं सेल के अंदर लवण सेतु से Cl आयन, कौन से आयन, Cl आयन आते हैं, और जिंक आयनों पर उपस्थित जो आधिक्य धनावेश है, क्या है, उसको क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। तो क्या हो गया, वैद्युत उदासीनता बनी रहेगी। इसी प्रकार से अब हम दाईं ओर देखते हैं। क्या देखते हैं, दाईं ओर, क्या देख रहे हैं, दाईं ओर। अब दाईं ओर की अभिक्रिया देखें सब। दाईं ओर क्या हो रहा है, विलयन में Cu2+ आयन है, Cu में चेंज हो रहा है, लेकिन साथ में एक आयन भी है, सल्फेट आयन। कौन से आयन, सल्फेट आयन। तो जब सल्फेट आयनों की मात्रा, भाई Cu2+ आयन तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं यहां से, उनको ग्रहण करके Cus में चेंज हो रहे हैं, कॉपर ठोस के अंदर चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो सल्फेट आयन है वो तो बचा हुआ है। और सल्फेट आयन पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश। और जब दाईं ओर के सेल, इस सेल के अंदर ऋणावेश अधिक हो जाएगा तो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को नहीं आने देगा। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा।
क्योंकि यहाँ क्या है, इस पर भी ऋणात्मक आवेश, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर भी ऋणात्मक आवेश, तो ये क्या कर रहा है आपका, प्रतिकर्षित। इस कारण से अब लवण सेतु से धनात्मक आयन K+ आयन इधर आते हैं और इस सॉल्यूशन को विद्युत उदासीन बनाए रखने में मदद करते हैं। आ रही है बात समझ में? ये चीज क्लियर हो गई। लवण सेतु की भूमिका आपके स्पष्ट हो गई। लवण सेतु से किनका आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का। और ये जो आयन है, लवण सेतु से जो आयन आदान प्रदान हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों जो अर्ध सेल हैं उनमें विद्युत उदासीनता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक, अब किस प्रकार से विद्युत उदासीनता बना रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। बाएं तरफ क्या हो रहा है, धनात्मक आवेश है, इसलिए Cl आयन इधर आते हैं, और इधर आपका कौन सा आवेश, सल्फेट आयन, ऋणावेश आवेश की अधिकता हो रही है, इस कारण से लवण सेतु से धनात्मक आवेश। शर्त यही है कि लवण सेतु जो आपका है वो उसमें ऐसे लवण होने चाहिए जिनके अभिगमनांक के मान समान होने चाहिए। KCl है, सोडियम सल्फेट है, तो जिनके जो अभिगमनांक है, धनात्मक आयन का अभिगमनांक और ऋणात्मक आयन का अभिगमनांक, उनका मान समान होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो गई, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। इससे क्या, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। ध्यान देंगे सभी छात्र जो पीछे देख रहे हैं, इधर सामने देखिए, इसको समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं, फिर इसको क्लोज करेंगे हम। जो आपका एनोड है, नहीं तो ये कॉपी में भी नोट कर लेना, याद रहेगा हमेशा। आपके इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल हैं, कौन से सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक जो सेल हैं, उसके अंदर एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण। और एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। एनोड क्या होता है, ऋणात्मक आवेशित होता है। और जो आपका कैथोड है, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है कैथोड पर, अपचयन, यानी उस पर धनात्मक आवेश होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ये चीज क्लियर है? तो ये जो अपना पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन वाला, ये यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। और एक छोटा सा वीडियो अपन देख लेते हैं, वो इसी, हाँ बोलो। तो अब आपका सवाल देखिए मैं लूंगा, लेकिन बाद में इसको डिस्कस करेंगे, बैठिए। बिल्कुल आपका जो आलू का है ना, इसमें किस प्रकार से इसको नहीं रिएक्शन होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, मैं बता रहा हूँ, सहमत हूँ। ये तो करेंगे बेटा। क्या नाम है आपका? सचिन। बिल्कुल करेंगे बेटा, ऐसा नहीं। देखिए, हमको कोई भी चीज मजाक में नहीं लेनी है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल ही जो लीक से हटकर होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आपके सवाल वो जो रटे रटाए सवाल कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत कम उनकी संभावना आती है, लेकिन जो सवाल लीक से हटकर होते हैं, जिनमें कुछ नया मतलब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। भाई आपका जैसे मैंने बताया, गलित अवस्था में या आयनों का प्रवाह कब होगा, जो गलित अवस्था में होंगे या विलयन अवस्था में होंगे। ठोस अवस्था में वो नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट करने नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के सवालों को हमें ध्यान से समझना है, लेकिन अपन इसको क्लास के बाद अवश्य लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक जो मैं वीडियो की बात कह रहा था, आप देख लीजिए, उससे आपको एक वीडियो एनिमेशन का एक वो वीडियो है, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसी में हाँ, चलिए मैं दूसरा बाद में ले लेंगे, फिर अभी 5 मिनट बाद ले लेंगे। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गई है ना। देखिए, एक बात करें हम डैनियल सेल, किसकी बात करें, डैनियल सेल की बात करते हैं। तो डैनियल सेल क्या होता है, वो यही है आपका, जो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। डैनियल सेल, देखिए डैनियल एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर ये है। और आपका इसके अंदर क्या आता है, एक तो जिंक रॉड होगी और एक आपकी कौन सी रॉड होगी, कॉपर की रॉड होगी। तो जिंक रॉड और कॉपर की जो रॉड है, इनके माध्यम से जो सेल बन रहा है, यानी जिंक रॉड तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप होगी,
और कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में डिप होगी। तो ये जो आपका इन दोनों अर्ध सेलों से मिलकर जो युक्ति बन रही है उसको ही क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। तो एग्जाम में पूछ ले डैनियल सेल क्या है, तो आप क्या करेंगे, जिंक वाली अभिक्रिया और कॉपर वाली, जैसे इसमें लिखा है जिंक में तो क्या होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर में रिडक्शन। ठीक है, तो वो अभिक्रिया वहां पर हम लिख देंगे। वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा हमारा, एक मिनट 12:30 देखिए। हाँ, तो देखिए अब ये डैनियल सेल का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी हम एक वीडियो देखेंगे, लेकिन इसके बाद मैं बात करता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जैसा अभी आपको प्रारंभ में ही बताया था कि कोई भी अर्ध सेल स्वयं पूरी सेल का निर्माण नहीं कर सकता। यानी जब हम किसी सेल की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे, जब हम किसी सेल की बात कर रहे हैं तो आपके दोनों चीज़ होंगी, एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा, और उन दोनों से मिलकर ही क्या होगी, पूर्ण अभिक्रिया बनेगी। एक जो इलेक्ट्रोड है, भले ही वो आपका ऑक्सीकारक वाला इलेक्ट्रोड हो चाहे वो अपचयन वाला इलेक्ट्रोड हो, उसकी जो अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। यानी एक तो अपचयन अभिक्रिया और एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दोनों से मिलाकर ही टोटल रिएक्शन का निर्माण होता है। तो अब इसका जो सेल पोटेंशियल है वो जो हम कैलकुलेट करते हैं, सेल विभव, या ईएमएफ जिसको बोलते हैं, वो ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसका सूत्र है ये। ठीक है, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ से मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बराबर कैथोड, कैथोड के विभव का मान माइनस एनोड के विभव का मान। ये फोन आ रहा है, आप कहां से बोल रहे हैं, हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं, क्या नाम है, क्या नाम बताया, चंदन सेन। चलिए मैं बता, रखिए आप फोन, में बता रहा हूँ ये चीज। ठीक है, अभी ये हनुमानगढ़ से एक फ़ोन आ रहा है, वो इस अभिक्रिया के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, उसको भी हम लेंगे। एक बार आप इसको समझ लीजिए जिससे अधूरा नहीं रह जाए, फिर उसके बाद उनके सवाल को हम लेंगे। तो ये देखिए, विद्युत वाहक बल बराबर ई आर का मतलब ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट साइड में क्या है आपके, कैथोड है, और लेफ्ट साइड में क्या है आपके, एनोड है। राइट यानी दाईं तरफ आपके एनोड है, और बाईं तरफ आपका एनोड है। एनोड बाईं तरफ एनोड है, बाईं यानी लेफ्ट साइड, बायां यानी लेफ्ट, और दायां मतलब राइट। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और इसका मान अगर धनात्मक आता है, कैसा, धनात्मक, पॉजिटिव, ये जो चीज है ये क्या आती है आपकी, पॉजिटिव आती है, तो ही अभिक्रिया संभव होती है, अन्यथा नहीं संभव होती है। ठीक है, ये कोई भी सेल अभिक्रिया होने के लिए ईएमएफ का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक, पॉजिटिव आना चाहिए। इसको हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे। तो अभी तो इतना सा जान लीजिए जिससे आपके समझ में आ जाए चीज। अभी जो वो क्वेश्चन कर रहे थे हनुमानगढ़ से, जो क्वेश्चन था, जो हनुमानगढ़ से छात्र थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि साहब इसके अंदर सल्फेट आयन है, उनका क्या होता है, जो सल्फेट आयन है उनका क्या है। तो देखिए इस विलयन में क्या हो रहा है, जिंक आयन जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, जिंक आयन जा रहे हैं। तो जिंक आयन के साथ ही वो उनकी जो सल्फेट आयन है वो क्या है, जिंक आयन के साथ कंबाइन होते हैं। किसके साथ कंबाइन होते हैं, जिंक आयन के साथ कंबाइन होते हैं। वो किसके साथ कंबाइन होते हैं, जिंक आयन के साथ। तो वो सल्फेट आयन इस प्रकार से यहाँ जिंक आयन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पर वो यूज है इनका। ठीक है, मेन जो चीज है हमारा कि अगर ये जो ऋणात्मक सिरा है, कहने का मतलब मैं जो आपको एक बात और बता रहा हूँ वो आप समझ लिए इसको, कि जो ये ऋणात्मक सिरा है, अगर हम ऋणात्मक जो सिरा यानी एनोड है, एनोड को तो अगर मतलब मैं इसको एक्सचेंज कर देता हूँ, मान लीजिए इसको क्या कर देता हूँ, एक्सचेंज कर देता हूँ, और फिर कनेक्ट करता हूँ, तो वोल्टामीटर में जो आपका
संकेत है वो नहीं आएगा। कहने का मतलब जो ऋणात्मक एनोड का जो ऋणात्मक भाग है वो बैटरी के इसमें ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होना चाहिए और धनात्मक भाग धनात्मक से जुड़ा होना चाहिए, तभी उसमें ऐसा नहीं होगा कि एनोड को कैथोड की जगह कर दिया और कैथोड को एनोड की जगह कर दिया और आपको फिर वो विद्युत धारा प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं। ठीक, हमारे पास समय कम बचा है, मैं सिर्फ एक जो लेटेस्ट टेक्निक है वो बताऊंगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बात करूंगा मैं सीधे। देखिए आपके सेल दो प्रकार के होते हैं, ये आप जान लीजिए, एक तो होते हैं प्राथमिक सेल और एक होते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल तो वो सेल होते हैं जो आपने एक बार रिएक्शन हो गई, मतलब रिएक्शन कौन सी होगी, यही विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होगी, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हो गई, लेकिन उनकी जो रिएक्शन है अग्र दिशा उसको रिवर्स नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? रिवर्स नहीं कर सकते, किसी बाह्य स्रोत के माध्यम से भी उसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी एक बार यूज आने के बाद वो बेकार हो जाते हैं। जैसे हमारे जो घड़ियों के अंदर सेल्स होते हैं या दूसरे जो सेल टॉर्च के अंदर बैटरी में सेल्स होते हैं, ये मरकरी सेल जिसको हम फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए ले, या दूसरे सेल हैं हमके सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में क्या है कि जो आपकी अग्र दिशा वाली अभिक्रिया है उसको जब वो कंज्यूम हो जाएंगे, जब उसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी तो उनको बाह्य स्रोत से वापस से चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जेबल सेल्स आपने नाम सुना होगा, आजकल चार्जेबल सेल्स यूज करते हैं, या लेड स्टोरेज जो कार वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं बैटरी, वो क्या लेड स्टोरेज, सीसा संचायक सेल जिसको आप बोलते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं आज एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो नया है वो चीज़ आप समझ लीजिए। तो देखिए ये जितने भी जो सेल्स होते हैं आपके, जो सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, जैसे आपका सीसा संचायक सेल है या मरकरी सेल है या निकल कैडमियम सेल है, ये क्या करते हैं? पॉल्यूशन फैलाते हैं। क्या ये जनरेट करते हैं? पॉल्यूशन जनरेट करते हैं। जैसे आपका सीसा संचायक सेल है, उसमें लेड का जो लेड बहुत ही एक घातक तत्व है, वो नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है, वो जनरेट होता है। तो ये जो सभी सेल किसी ना किसी प्रकार से जो हमारा पर्यावरण है उसको हानि पहुंचाते हैं। तो जो लेटेस्ट जो टेक्निक आई है वो है आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक, क्या है आपका? हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। उसके अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन यूज लेते हैं और वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन यूज लेते हैं। तो एनोड और कैथोड के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज ली जाती है। क्या यूज ली जाती है? एनोड और कैथोड के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से तो क्या है H+ आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये जो H+ आयन क्या करते हैं, एक झिल्ली एक वो मेम्ब्रेन होती है, उसके पास होकर क्या H+ आयन किससे कंबाइन होते हैं? O2 के साथ, और क्या बना लेते हैं? H2O। तो यानी उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है फ्यूल सेल्स में? ईंधन सेल में हाइड्रोजन फ्यूल्स में ईंधन के उत्पाद के रूप में हमें H2O यानी जल, जो कि बिल्कुल कोई हानि नहीं पहुंचाता है, जल वाष्प। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा जब H+ फ्री होंगे H2 से, जब हम, मैं यहाँ लिखता हूं, देखिए समझिए आप, देखिए ये जो H2 है ये चेंज हो रहा है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ये बाह्य परिपथ से जाके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के कार्य में आते हैं। आगे बात समझ में आपके? तो अभी एक वीडियो हम देखेंगे, उसके माध्यम से ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार मेरी स्लाइड लगा दीजिए सर, स्लाइड और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ले लीजिए। देखिए ये जो आपका स्लाइड है, इस स्लाइड को सभी छात्र, स्लाइड जो मैंने अभी दिखाई है, जो आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की स्लाइड है, यानी हाइड्रोजन ईंधन सेल, उसमें किस प्रकार से अभिक्रिया होती है वो आप समझेंगे। तो इसमें देखिए आप, जो आपका एनोड है, जो आपका एनोड है वो किसका है? H2 हाइड्रोजन का। और जो अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या? इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं। क्या मुक्त हो रहे हैं? इसी प्रकार से जो कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं और OH आयंस बनते हैं। और ये जो H+ आयंस और OH आयन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? वाटर।
तो कहने का मतलब इसमें उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त होता है इसके अंदर। लेकिन देखिए हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्स हैं, इनमें जो सबसे बड़ी इसमें अभी जो बाधा आ रही है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इसमें एक तो जो मेम्ब्रेन होती है, बीच में जो मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, ये बहुत कॉस्टली होती है। क्या होती है, महंगी होती है। और दूसरा हाइड्रोजन है जो आपकी, उसको जनरेट करना, उसका उत्पादन करना एवं साथ ही साथ उसका स्टोरेज, उसको प्योर फॉर्म में स्टोर करके रखना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। यानी इसके लिए भी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। तो ये दो लिमिटेशन है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छी वो चीज़ है कि जिसके द्वारा आपको इस प्रकार से बैटरियां मिल जाएंगी कि जिनसे आपको ऊर्जा भी मिल रही है और साथ साथ वातावरण भी पॉल्यूट नहीं हो रहा है। हमारी जो सामान्य बैटरीज हैं, उनकी जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, वो 40% से ज़्यादा नहीं होती, 40% के आसपास उनकी एफिशिएंसी होती है। ठीक, और इनकी जो एफिशिएंसी लगभग 80% होती है। कितनी, 80%। तो आप देखिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। लेकिन अभी इस दिशा में अभी शोध चल रहा है, रिसर्च चल रही है, किस प्रकार से अच्छी सस्ती मेम्ब्रेन और हाइड्रोजन को स्टोरेज करने के, उसको प्योर फॉर्म में स्टोर करके रखने के नए तरीके डेवलप किए जा सकें। तो अभी हम एक वीडियो देख लेते हैं और उसके माध्यम से और चीज़ क्लियर हो जाएगी। लगा दीजिए, ये वाला नहीं, ये नहीं, ये नहीं, दूसरा है ना, हाँ यही। वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिएगा। वो मेरे को दे दीजिए सर, माउस थोड़ा बीच बीच में रोक के। हाँ फुल कर दीजिए सर। क्लिक करने से हो जाएगा ना म्यूट। अब देखिए आप, हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्स हैं आपके, आप इसको देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल किस प्रकार से व्यावसायिक रूप से, देखिए एक तो होता है हम प्रयोगशाला में कोई भी चीज़ बना लेते हैं, लेकिन उसकी सही उपयोग कब आएगा, जब वो मार्केट में आ जाए, जब हम और आप उसको यूज़ करें, हमारे दैनिक उपभोग में वो चीज़ शामिल हो जाए। तो हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्स हैं वो अंतरिक्ष यानों में, आपके कार के अंदर, ट्रक के अंदर, बड़े शिप्स में, वो सब जगह यूज़ होते हैं। तो एक छोटा सा यहाँ उदाहरण हम ले रहे हैं कि एक कार में किस प्रकार से हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें जो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये बेसिकली ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये क्या है आपका, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स उसकी स्टैक है। स्टैक से मतलब कई हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एक साथ व्यवस्थित यहाँ से रखे हुए हैं, कई हाइड्रोजन फ्यूल सेल यहाँ रखे हुए हैं। ये जो आपका है, ये जो टैंक दिख रहा है आपको, ये टैंक क्या है, इसके अंदर आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो भरी हुई है। और जो हम ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेते हैं, वो ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर से अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। वो वाला है। तो आप देख लीजिए, ये चीज़ और क्लियर हो गई यहाँ से आपके। ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो येलो, ये नारंगी रंग का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हाइड्रोजन आपकी इसमें भरी हुई है और यहाँ से आपकी हाइड्रोजन इसकी सप्लाई होती है। ये आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ये इस गाड़ी का इंजन है। तो यहाँ से जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ आती है आगे। और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए कार के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में जनरेट चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। किस में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है फ्यूल सेल से, वो यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से ये कार चलती है। अब किस प्रकार से अब इसके अंदर अभिक्रियाएं होती हैं वो हम चलते हैं। देखिए ये जो गाड़ियां होती हैं, यानी फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वाली, इनमें कुछ ज़्यादा अंतर अंदर से उसी प्रकार की गाड़ियां होती हैं जैसी अन्य सामान्य गाड़ियां होती हैं। अंतर सिर्फ इस चीज़ का होता है कि इनकी अंदर जो मैकेनिज्म होती है, किस प्रकार से हाइड्रोजन को स्टोर करना है और उसको किस प्रकार से यूज में लेना है, वहाँ इसका रोल आता है।
तो देखिए आप वो फ्यूल स्टोरेज जहां लिखा हुआ है, फ्यूल स्टोरेज से तात्पर्य यहां हाइड्रोजन आपकी भरी हुई है। ये आपका फ्यूल सेल मॉड्यूल जो लिखा है, यानी यहां जो फ्यूल सेल मॉड्यूल लिखा हुआ है, यहां आपका क्या है, आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। इसके अंदर हाइड्रोजन, कई आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का स्टैक है एक, वो यहां पर व्यवस्थित है। तो इधर टैंक से क्या हो रहा है, आपके हाइड्रोजन गैस पास हो रही है। कहां जा रही है हाइड्रोजन गैस पास होकर? उस आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर, फ्यूल सेल मॉड्यूल जो लिखा हुआ है। ये आपका फ्यूल सेल इंजन है, यहां पर जहां लिखा हुआ है। अब ये आपको बताएंगे कि एक्चुअल में बैटरी जो है आपका, ये इलेक्ट्रिकल इंजन है आगे। अब यहाँ जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, जो विद्युत ऊर्जा है, वो किस में बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। तो ये कार, ट्रक, बस, सभी प्रकार के जो यातायात के साधन हैं उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके जो फायदे, नो एमिशन, यानी किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण ये जनरेट नहीं करती, क्योंकि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो क्या है आपका? H2O, पानी है, जल वाष्प है। किसी प्रकार का शोर नहीं है। हाँ, मैं बता दूंगा, वो मोटरसाइकिल वाली बात पर। देखिए मैंने आपको सबसे पहले, देखिए इन्होंने सवाल किया, एक मिनट शांत बनाए रखें, कि मैंने पहले ये चीज़ स्पष्ट कर दी थी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो टेक्नोलॉजी है, ये अत्यंत नई टेक्निक है और इस पर अभी कार्य चल रहा है। तो हम कोई भी टेक्नोलॉजी को जब भी अपना सकते हैं जब वो सस्ती हो और सुलभ तरीके से हमें उपलब्ध हो। तो ये हम मोटरसाइकिल अगर हम खरीदते हैं कितने की, 40,000 की, 50,000 या 60,000 सामान्य रूप से खरीदते, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं उनकी कीमत इतनी ज़्यादा है, और अभी हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के जो स्टेशन हैं जहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस भरी जा सके, वो उपलब्ध नहीं है। तो ये अभी एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है भारत के हिसाब से। जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका है, वहाँ ये टेक्नोलॉजी प्रयुक्त में हो रही है। हाँ। देखिए बैठिए, देखिए जैसा ये बता रहे हैं, कोई भी देखिए हम प्रयोग करते हैं, मैं बार बार जो चीज़ कह रहा हूँ कि एक जो चीज़ है हम करते हैं प्रयोगशाला के दौरान, यानी हम कोई चीज़, किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, और एक दूसरी चीज़ होती है उसको कॉमर्शियल, उसकी कॉमर्शियली वायबिलिटी क्या है, यानी उसका व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है या नहीं किया। जो आप कह रहे हैं वो टेस्टिंग फेज के अंदर है, अभी उसका व्यावसायिक रूप से वो तकनीक किस तरीके से आएगी वो देखने वाली बात है। अभी इस वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन सारे सवाल लेंगे। देखिए किसी प्रकार के वाइब्रेशंस नहीं होंगे आपके, इंक्रीज परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस में का मैंने आपको बता दिया था, जो फ्यूल सेल जो टेक्नोलॉजी है उसमें 80% परफॉर्मेंस है, और जो अपने नॉर्मल सेल्स हैं उसमें जो है 40%। हायर रिलायबिलिटी, उनकी रिलायबिलिटी अच्छी है। अब ये जो बात है, अब हमारी जो असली जो मकसद है फ्यूल सेल, तो देखिए इसमें केवल ऐसा नहीं है, एक फ्यूल सेल नहीं है, इसमें सीरीज में कई बहुत सारे फ्यूल सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। कई सारे फ्यूल सेल्स आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम सीसा संचायक जो सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, आपने देखा होगा उसमें कई सेल्स आपस में इस तरीके से जुड़े हैं, और तभी वो क्या होता है, 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो हमें प्राप्त होती है। तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे फ्यूल सेल्स आपस में जुड़े हुए थे। अब उसका इसने अलग अलग करके आप बताया है कि इस तरीके से आपके इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा आपका इलेक्ट्रोड ये है। तो अब इनमें जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो अभी वापस आपके क्लियर हो जाएंगी। देखिए आप, ये जो PEM लिखा है ये मेम्ब्रेन है बेसिकली, इसका प्रयोग होता है आपके आयंस को ट्रांसफर करने के लिए। अब आप देखिए जो मुख्य अभिक्रिया है आपकी, हाइड्रोजन गैस है आपकी, जो हाइड्रोजन गैस कहाँ से आ रही है आपकी, फ्यूल टैंक के अंदर से आ रही है, फ्यूल टैंक से आ रही है,
और आपके वापस जो आपके किस फॉर्म में H प्लस आयन किस में हो रहा है, उसमें चेंज क्या हो रहा है, अभिक्रिया क्या हो रही है, H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से किस में विद्युत ऊर्जा के रूप में काम आ जाते हैं। और H प्लस और ये जो O2 आयन है, कौन से O2 आयन, देखिए ये जो H प्लस, ये जो आपको लाल जो नजर आ रहा है, ये क्या है आपके हाइड्रोजन है, और ये इधर से क्या आ रहा है O, ये क्या है आपके ऑक्सीजन। तो ये जो बाहर जो जा रहा है आप देखेंगे प्रोडक्ट, ये क्या है आपका H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका H2O। तो यानी उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो ये सारी अभिक्रिया है, बस चलिए कंप्लीट हो गई। तो देखिए ये हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल था, इसको वापस से हम एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल का क्या तात्पर्य है। देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें हम हाइड्रोजन और वातावरण की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एनोड और कैथोड के रूप में, जिसमें H प्लस आयन O2 आयन के साथ कंबाइन होकर उत्पाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है, इसमें क्या बनता है H2O, जो कि हानिकारक नहीं है। क्या है आपका वातावरण के लिए क्या है, वो बिल्कुल अनुकूल है। जबकि अन्य जो सेल्स हम व्यवसायिक सेल जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है या निकल कैडमियम सेल है, उनका प्रयोग करते हैं, तो उनमें जो उत्पाद बनते हैं वो क्या होते हैं, वातावरण के लिए हानिकारक है। तो एक तो ये इको फ्रेंडली है, दूसरी बात इसकी जो एफिशिएंसी है वो तो आपके साधारण जो सेल हैं उनसे कई गुना अधिक होती है। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है ये निश्चित रूप से भविष्य की टेक्नोलॉजी है। और जैसे आपने सुना होगा, आजकल आप अखबार वगैरह में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कार्स, तो यानी वो एक बार में चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक तय करती हैं। तो आप देख लीजिए जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी जो जीवाश्म ईंधन है, उनकी तो एक लिमिटेशन है, यानी वो एक निश्चित समय बाद वो समाप्त हो जाएंगे, बिल बहुत महंगे हो जाएंगे, हमारी लिमिट से बाहर हो जाएंगे। तब हमको निश्चित रूप से इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, यानी या तो सौर ऊर्जा है या हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं। लेकिन सिर्फ जो हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है कि जो मेम्ब्रेन जो इसके अंदर यूज़ होती है, जिससे आपके जो H प्लस आयन है वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन को किस प्रकार से शुद्ध रूप में स्टोर किया जा सके। तो ये ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो अपना चैप्टर होगा, लेक्चर होगा, उसके अंदर हम जो आपके प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुप्रयोग, वो सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद निर्णय समीकरण और उससे संबंधित आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।